हेलो स्टूडेंट, मैं डीसी जैन डायरेक्ट फिजिक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। चैप्टर एक विद्युत क्षेत्र चल रहा था अपने, उसमें अपने जो टॉपिक बच रहे हैं शेष टॉपिक, जिसमें आज हम एक अच्छा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति की दो आवेश यदि एक दूसरे के अति निकट रखे हो तो यह समायोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। परिमाण समान होना है और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे के निकट रखे हुए हैं तो इस प्रकार का समायोजन हमें HCl, NaCl में देखने को मिलता है, क्योंकि HCl में H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, ये दोनों एक दूसरे के अति निकट होने से इस प्रकार का समायोजन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, दो विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके मध्य की दूरी 2a है, और मध्य बिंदु यदि O लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हम मान सकते हैं। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू QD। P यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यह आवेश का परिमाण है। D यहाँ पर इन दोनों के मध्य की दूरी है, जिसको हम 2a से भी लिख सकते हैं, या P इक्वल टू Q इंटू 2a। यहाँ हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक हमें पता है कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से लिखते हैं उसका मात्रक हमारे पास कूलाम इंटू मीटर आएगा। कूलाम इंटू मीटर के अलावा भी इसकी इकाई होती है द्विध्रुव आघूर्ण की, एक डिबाई बराबर 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर होता है। इसकी विमा m0 L1 T1 A1 होती है। यह विमा m0 L1 T1 A1 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या P की होगी। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम इसकी एप्लीकेशन, इनके अनुप्रयोग लेते हैं कि x के ऊपर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा और निरक्ष के ऊपर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। तो इसी को अपन आगे और एक्सटेंड करते हुए पढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कि एक द्विध्रुव आघूर्ण है -q प्लस q के रूप में, जो कि a और b पर स्थित है। इनका मध्य बिंदु O है, यहाँ से इसकी दूरी a है, यहाँ से इसकी दूरी a है, और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ E1 E2 के रूप में प्राप्त होगी। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अक्षीय रेखा, ये पूरी की पूरी अक्षीय रेखा कहलाती है। पहले अपन बात करते हैं अक्षीय रेखा क्या होती है। दोनों आवेश को मिलाने वाला और ये केंद्र, इसको पूरी मिलाने वाली रेखा जो होती है, पूरी रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है। इस अक्षीय रेखा के किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है, और ये बिंदु कहाँ पर स्थित है? इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर। द्विध्रुव कौन सा है? AB -q प्लस q वाला, इसका मध्य बिंदु क्या है? O। इस O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, जो कि कहाँ पर है? अक्षीय रेखा पर है, उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। सबसे पहले लेते हैं +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी हमारे पास? E1 बराबर
E1 प्लस क्यू आ रहा है, तो क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर इंडिकेट करनी, प्रदर्शित करनी है। E1 बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर करते हैं, दूरी का स्क्वायर करते हैं। दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक कि BP, तो BP स्क्वायर इक्वल टू के क्यू। BP का मान कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का मान निकाल लेते हैं। OP माइनस OB, OP कितना है R माइनस A, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं अपन R माइनस A का होल स्क्वायर। यह प्लस x दिशा के अनुदिश होगी, यानी इसकी दिशा E1 बाहर की ओर होगी, प्लस x के अनुदिश यह दिशा होगी अपने पास। इसको समीकरण नंबर 1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ले सकते हैं। E2 इक्वल टू के क्यू, माइनस क्यू कहाँ पर है, बिंदु ए पर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस ए, तो इसको करेंगे अपन R प्लस ए का होल स्क्वायर, समीकरण 2। और ये डायरेक्शन E2 अंदर की ओर रहेगी, इधर की तरफ, अर्थात इसको हम कह सकते हैं माइनस x के अनुदिश। अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत से हम बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस बिंदु P पर अध्यारोपण के सिद्धांत से लेते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ले सकते हैं E इक्वल टू E1 प्लस E2, डायरेक्शन में चेंज है तो माइनस E2 कर देंगे, तो E1 माइनस E2, दोनों वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, तो E इक्वल टू के क्यू बटा R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटा R प्लस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी अपने पास। इसको अपन आगे हल करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ E इक्वल टू हमारे पास आया था के क्यू R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये स्थिति अपने पास आई थी। यहाँ कॉमन लेंगे हम के क्यू, अंदर आ जाएगा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, के क्यू, ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर बटा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इस प्रकार की स्थिति हमारे पास आएगी। इसको और हल करते हैं, तो E इक्वल टू के क्यू, इसको पूरे को हल करोगे तो यहाँ आएगा 4RA R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ E इक्वल टू हो जाएगा अपने पास के क्यू इंटू RA, इसको 2R और 2A के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 जब 4 हो जाएगा 4RA के रूप में, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह हम देखते हैं E बराबर 2K R और P, चूँकि हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है Q मल्टीप्लाई 2A। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से हमने देखा था कि P का मान आवेश के परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ Q और 2A को हमने किससे लिखा, P से। फिर क्या बचा अपने पास 2KRP, तो 2KRP बटा, इसको हम R स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 कर सकते हैं, R4। यह इसलिए किया मैंने क्योंकि हम मानेंगे यहाँ पे कि A इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो A स्क्वायर इस नेग्लिजिबल, नगण्य है R की तुलना में।
इसलिए हम इस ए को यहाँ पे नेगलेक्ट करते हुए छोड़ देंगे। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर R4 हो जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो E इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2kp/r³ सदिश रूप में। इस प्रकार की स्थिति हमारे पास आ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, या k की वैल्यू अगर अपन 1/4πε रखें तो ये स्थिति भी ले सकते हैं हम कि E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। तो इस प्रकार हम जो है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत द्विध्रुव के कारण ही अपन जो है उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे या उसकी विषुवतीय रेखा पर अध्ययन करेंगे। या हम फिर से -q और +q के रूप में दो समान परिमाण के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट 2a डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं। इसका मध्य बिंदु O है फिर से, और यहाँ से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें अध्ययन करना है। इसके लिए हम P पर एक एकांक धनावेश परीक्षण आवेश रखते हैं। बिंदु A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे बिंदु B पर कौन सा आवेश है, +q आवेश है। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर रहेगी, बाहर की ओर रहेगी, यानी इसकी डायरेक्शन रहेगी E1 की बाहर की ओर। -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर रहेगी, अंदर की ओर। तो ये हमने E2 बना दिया अंदर की ओर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ज्ञात करेंगे, और फिर उनको अध्यारोपण के सिद्धांत में काम लेते हुए द्विध्रुव की निरक्ष पर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये E1 आ रहा है, तो इस E1 के दो घटक किए अपन ने, दो फैक्टर किए, एक E1 साइन थीटा और दूसरा E1 कोस थीटा, E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा। सेकेंड केस में E2 में हमने लिया वापस, ये यहाँ आ रहा है। तो सदिश रूप में हम जानते हैं कि इसके भी दो घटक बनेंगे, एक तो E2 साइन थीटा और एक E2 कोस थीटा। यहाँ हम देखते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि AP बराबर किसके है, BP के। AP और BP दोनों समान है, तो निश्चित तौर पे E1 साइन थीटा का परिमाण और E2 साइन थीटा का परिमाण भी आपस में क्या होगा, समान होगा, एवं दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होने से यह E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो अब कौन कौन से फैक्टर बचे अपने पास, अब अपने पास बचे दो फैक्टर E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। तो ये दोनों घटक क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं कि E1 इक्वल टू कितना होगा कि Q BP स्क्वायर, BP स्क्वायर। इसकी दिशा क्या रहेगी, B से P की ओर, BP की ओर। सेकेंड E2 इक्वल टू KQ, E2 इधर की तरफ रहेगा, KQ बटा AP स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन रहेगी P से A की ओर, इस प्रकार रहेगी। BP और AP आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि E1 इक्वल टू E2, E1 और E2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी हमने बात की थी कि दो घटक तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। अब जो शेष दो घटक बचेंगे अपने पास, उन दोनों घटकों में से परिणामी तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, E2 कोस थीटा। दोनों घटक आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और इसकी दिशा किधर रहेगी, इस डायरेक्शन में, यानी +Q से -Q की ओर इसकी दिशा रहेगी। तो E इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, यहाँ पर दोनों समान है,
तो 2E1 cos थीटा के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि E1 बराबर किसके है, E2 के। तो E इक्वल हो जाएगा 2 इंटू E1, E1 अपन ले सकते हैं वहाँ से KQ बटा BP स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो A बटा BP, यहाँ पर कोस थीटा हमने ले लिया थीटा के आधार पर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं आगे की तरफ, तो E बराबर हो जाएगा KQ बटा BPQ और इंटू 2A, तो Q इंटू 2A किसके बराबर है, P के बराबर, तो KP बटा BPQ हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट हम लेते हैं BPQ क्या है, यहाँ पे और देखते हैं वापस। BPQ का मतलब पहले हम लेते हैं BP स्क्वायर, ये वाला BP स्क्वायर कर्ण आ रहा है, तो ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर BP स्क्वायर का बराबर हो गया। यहाँ पे BP बराबर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, यानी वर्गमूल की बराबर हो जाएगी। और अगर यहाँ घात 3 कर दें तो यहाँ पे भी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी अपने पास। फिर से ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे अपन, ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप करेंगे तो अपने पास कौन सी वैल्यू आएगी, इस प्रकार की वैल्यू आएगी अपने पास। नेक्स्ट स्थिति इस प्रकार बनेगी अपने पास कि E इक्वल टू, अभी आया था अपने पास KP बटा BP क्यूब, तो BP क्यूब की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की थी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट, यदि एज वेरी वेरी लेस देन R तो एज नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल होने पर R स्क्वायर इंटू 3/2 आ जाएगा, और A स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, बिकॉज ए इज़ वेरी वेरी लेस देन R। तो 2 से 2 को हटा तो R क्यूब हो गया अपने पास, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि A बराबर KP बटा R क्यूब हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन हमने देखी थी, इधर से इधर की ओर था, अर्थात B से A की ओर, ये डायरेक्शन रहेगी अपने पास। इसका मतलब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम यहाँ बता सकते हैं कि यदि अक्षीय रेखा है अपने पास, अक्षीय रेखा यदि है अपने पास, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा किधर रहेगा, -q से +q की ओर रहेगा। -q से +q की ओर कब रहेगा, जब अपने पास इस प्रकार की स्थिति आएगी। ये जो स्थिति थी अपने पास -q से +q की ओर, ये डायरेक्शन रहेगी E की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। लेकिन जब निरक्ष की बात करते हैं, जैसा कि अभी देखा था अपन ने, उसमें 2 घटक निरस्त हो गए थे, इधर के घटक काम आए थे अपने पास, तो इधर वाले घटक में विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर रहेगी, +q से -q की ओर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि विद्युत द्विध्रुव के कारण x पे निकाल रहे हैं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा -q से +q की ओर रहेगी, और निरक्ष पर है तो +q से -q की ओर रहेगी। यदि E का मान देखें अपन, तो E का मान अपने पास आया था 1/r³, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। लेकिन एकल बिंदु के लिए, बिंदु तब इसके लिए हमने देखा था E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये थोड़ा मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। एक चीज़ और हमें यहाँ पे मिलती है कि EX जो हमने निकाला है और E निरक्ष जो हमने निकाला है, दोनों में एक संबंध होता है कि E निरक्ष को यदि अपन ट्वाइस कर दें तो ट्वाइस E निरक्ष, ये वाला यदि अपन करते हैं तो ये EX के बराबर हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके x पर EX 2E निरक्ष के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम इसको दोनों डेरिवेशन को करते हुए सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक सामान्य जानकारी है अध्रुवीय अणु और ध्रुवीय अणु के बारे में, इसको आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे अपन। अध्रुवीय अणु क्या होते हैं और ध्रुवीय अणु क्या होते हैं। अध्रुवीय नाम से स्पष्ट है कि इन प्रकार के अणुओं में धनावेश और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास CM,
एक ही स्थान पर का मतलब होता है संपाती होता है, अलग अलग बिंदु नहीं होते हैं। दोनों का सेंटर ऑफ मास इसका भी यही है, दूसरे वाले कण का भी यही है, दोनों का एक पोजीशन पे है। यदि केंद्र संपाती नहीं है, अलग अलग पोजीशन पे है और इस प्रकार का सिस्टम है जिसमें दोनों का CM अलग अलग है, तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इस प्रकार के अध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसके अंदर CM या केंद्र एक ही स्थान पे होते हैं, जैसे O2 है, H2 है, CO2 है। इस प्रकार की स्थिति को अपन इस अध्रुवीय अणु के अंतर्गत ले सकते हैं। कुछ अणु में प्लस और माइनस दोनों आवेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, जैसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, जैसे H2O है, HCl है आदि। इसका डिटेल अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक अंतिम टॉपिक है लास्ट इस चैप्टर का, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण। एक समरूप विद्युत क्षेत्र हम लेते हैं E, जिसकी डायरेक्शन इस प्रकार है E के रूप में। यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है। इस डाइपोल को हम जानते हैं -Q +Q, बीच का बिंदु O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A और ये दूरी भी A। यहाँ से एक लंब डालते हैं, A और A कितना हो गया 2A, तो 2A sin θ इसका लंब हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि -Q के कारण लगने वाला बल -QE बाहर की ओर इधर और +Q इधर बाहर की ओर रहेगा, और ये विपरीत दिशा के अंदर रहेगा -QE। यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं हम C। तो इस प्रकार इस बिंदु E में एक विद्युत द्विध्रुव AB माना कि कितना कोण पे झुका हुआ है? थीटा कोण पे झुका हुआ है। अतः इस पर लगने वाला परिणामी बल का मान कितना हो जाएगा? F +QE -QE 0। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का परिमाण समान है, तो इस प्रकार परिणामी बल कितना रहेगा? 0 रहेगा। और जहाँ परिणामी बल 0 है, तो चूंकि ये थीटा कोण पे झुका हुआ है, तो इस स्थिति के अंदर ये एक बल युग्म का निर्माण करेगा। बलों का एक जोड़ा बनेगा जो क्या करेगा? इस विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करता है। ये इसको इस डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। अतः इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण की डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़ी है हमने। बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी या क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी अपने पास, तो लंबवत दूरी यह हम लेंगे टो = F इंटू लंबवत दूरी कितनी? BC। F = कितना है? QE इंटू BC, या QE इंटू BC का मतलब क्या? 2E sin θ। यह हम ले सकते हैं QE इंटू 2A sin θ। यहाँ देखो Q इंटू 2A किसके बराबर होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, इंटू E sin θ। तो स्पष्ट है कि 2 = हो गया PE sin θ। यही हुआ। एक बार फिर से देखिए, बल आघूर्ण इस टॉर्क जो है इस द्विध्रुव के ऊपर लग रहा है, जो कि द्विध्रुव किस पे झुका हुआ है? थीटा कोण पे झुका हुआ है। तो यहाँ पर इस पर लगने वाला बल आघूर्ण बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी BC, जिसका मान 2A sin θ, तो Q इंटू 2A इंटू E sin θ, ये मान P के बराबर होता है, तो PE sin θ हो जाएगा। यहाँ पर हम चाहें तो सदिश रूप में लिखें तो टो = P × E भी हो सकता है। टो = P × E। यहाँ फिर से एक बार देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक रहेगा बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो इसका मात्रक भी वो रहेगा न्यूटन इंटू मीटर। इसकी विमा क्या रहेगी? इसकी विमेय सूत्र रहेगा m1 L1 L2 T-2 न्यूटन इंटू मीटर से बल और मीटर, तो इसका हो जाएगा m1 L1 T-2 और L1 इसका हो जाएगा तो m1 L2 T-2 इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। अब इसकी कंडीशंस लेते हैं
कि यदि ये द्विध्रुव या डायपोल जो है यदि विद्युत क्षेत्र में समानांतर रखा हुआ है तो नंबर 1 थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर साइन का मान कितना रहेगा, 0, तो टो का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर 2, यह डायपोल यदि 90 डिग्री पे रखा हुआ है तो थीटा बराबर 90, तो साइन 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इस स्थिति के अंदर साइन 90 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो टो इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा। अर्थात इस टो का मान क्या रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। नेक्स्ट है तीसरा, यदि टो का मान थीटा बराबर 180 पर लें तो उस स्थिति के अंदर टो का मान फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर जब 90 डिग्री ले लें, लास्ट कंडीशन में थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें, लेकिन ई का मान भी यदि अपन 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब ले लें तो उस स्थिति में पी किसके बराबर हो जाएगा, टो मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, पी और टो, ई का मान 1 हो जाएगा, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो उस स्थिति में टो किसके बराबर होगा, पी के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पी उस बलयुग्म के बलाघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता या इकाई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने पर या लंबवत दिशा में रखने पर कार्य करता है। सीधी सी बात है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, ई का मान 1 है, तो पी जो है किसके बराबर होता है, टो के बराबर होता है। यह समरूप विद्युत क्षेत्र में बल और बलाघूर्ण के मान हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। बल का मान परिणाम में 0 रहेगा, बलाघूर्ण का जो फॉर्मूला याद रखना, टो बराबर PE साइन थीटा रहेगा। इस प्रकार हमारे इस कक्षा 12 के पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से रिलेटेड था, उसका पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।